सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कल के भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो द हिंदू में नहीं है बट स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट। अब किस सेंस में इम्पॉर्टेंट और कितना इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एजीस ग्राहम बेल अवार्ड। नाम से ही समझ में आ होगा, समवट समवेयर रिलेटेड टू द टेलीफोनिक एंड डिस्कवरी। ये बेसिकली इंडिया में कन्फाइंड है और इंडिया में बेटर इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड मिलता है और इस बार भी वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड मिला है। तो इसमें देखने की बात है ग्राहम बेल अवार्ड किसको दिया गया, कब स्टार्ट हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, एग्जामिनर का फेवरेट। कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्रीज़ के बीच में होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है, चाहे CUET हो चाहे कोई सा भी वन लाइनर और वन डे और नॉन वन डे एग्जामिनेशन हो, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, नेवल एक्सरसाइज हुआ, एयरफोर्स एक्सरसाइज हुआ, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट एटलीस्ट कि किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज G33। नाम है G33, कंट्री है 47 इसमें। G33 इट इज़ रिलेटेड टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जनरली अभी कुछ सालों से ये डिबेट चल रहा है फूड को स्टॉक करने का इन द डोमेस्टिक कंट्रीज़। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, इंडिया ने भी इसमें बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो चाहती हैं कि फूड को स्टॉक करे अपने यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियनिज्म और लेजिस फेयर के कॉन्सेप्ट के बाहर है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ओपन रखना पड़ेगा, आपको ये टैरिफ ट्रेड पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो इस पर रिलेटेड भी बातें हैं, क्यों इंडिया का स्टैंड स्ट्रांग है यहाँ पर, उस पर बातें करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सुदर्शन सेतु ब्रिज। मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है सुदर्शन सेतु ब्रिज का। ये इंडिया का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बना है, केबल सस्पेंशन। याद रखना, इट इज नॉट द लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, दैट इज स्टिल अटल सेतु जो कि मंडोवी रिवर पे है। दिस सुदर्शन सेतु ब्रिज इज ऑन अरेबियन सी, तो इनको देखना जरूरी है। ये गुजरात साइड पे पड़ेगा, आपको क्या क्या चीजें सबको देखेंगे, कोई सा आइलैंड है इस पे, क्या है नहीं है, हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स बाई पॉलिटिकल पार्टी। अभी रिसेंटली कांग्रेस ने ये क्लेम किया है कि उसके NSUI जो कि स्टूडेंट यूनियन है कांग्रेस का, उसके अकाउंट से 65 करोड़ रुपए की ट्रांसफरेशन की बात की गई है फ्रॉम द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। तो इस पे बात चल रही कि क्या पॉलिटिकल पार्टी भी टैक्सेबल हो सकती है, नहीं हो सकती इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इज एजिस ग्राहम बेल अवार्ड, 14th एडिशन हुआ अभी रिसेंटली कंक्लूड। 14th एडिशन ऑफ एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड को देती है। और की डिग्नेटरीज ऑफ द 14th AGBA अवार्ड वाज नितिन गडकरी, बेसिकली वो आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री देती है इस अवार्ड को। तो मेटी, इतना याद रखो, आधा काम हो जाएगा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है एजिस ग्राहम बेल अवार्ड वाज अवॉर्डेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन या विच मिनिस्ट्री। कंफ्यूज कर जाओगे, फॉरेनर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है कि एजिस ग्राहम बेल अवार्ड इंडिया में ही दिया जाता है, तो आप जरूर किसी न किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री का नाम डाल के आ जाओगे। बट ये मिनिस्ट्री कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट इनोवेशन अवार्ड इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा इनोवेशन अवार्ड है और 2010 में एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंसेज ने इसको स्टार्ट किया था। जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई कब स्टार्ट हुआ, तो 2010 में किसने स्टार्ट किया, तो एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंटिस्ट। ऑन द ट्रिब्यूट दिया जाता है फादर ऑफ टेलीफोनी एंड ग्रेटर इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। ये अवार्ड इंडिया में ही दिया जाता है और मेटी देता है बेसिकली स्किल्स को सपोर्ट करने के लिए। इस बार ये अवार्ड C.DOT को मिला है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है। याद रखना, C.DOT, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ टेलीमैटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। द प्रीमियम टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि हैट्रिक मिला है इस बार, 3 इनको अवार्ड्स मिले। कौन कौन से वो देखना जरूरी है, ठीक है। कैटेगरी पहला, C.DOT इज डिक्लेयर टॉप विनर इन 3 कैटेगरीज गिवन बिलो। फर्स्ट अवार्ड कैटेगरी मिला है जिसने गूगल इंडिया से शेयर किया है, इसने इज द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इट्स पायनियरिंग ASTR प्रोजेक्ट। बेसिकली एक ASTR प्रोजेक्ट है जिसको C.DOT और गूगल दोनों को कंबाइन ये अवार्ड मिला है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ASTR क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। फेशियल रिकॉग्निशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए मिला, जिस हिसाब से इन्होंने टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया। और अगर आप एक चीज़ और देखें इस कॉन्सेप्ट को, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो बोर्डिंग पासपोर्ट होता है, जो बोर्डिंग
बोर्डिंग पास जो बनाया जाता है उसमें भी फेस डिजी स्कैनर भी लाया था, जिसमें आप बाई फेस रिकॉग्निशन करके अपना टाइम बचा सकते हो और बोर्डिंग लाइन को स्किप कर सकते हो आसानी से, चेक इन को बिकॉज आप डायरेक्टली फेस रिकॉग्निशन का यूज़ करिए और आप एंट्री पा लीजिए एयरपोर्ट में, अब ताकि आपको लाइंस वगैरह को अवॉइड करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कभी ट्राई करना, है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपका टाइम बचाता है, सबसे बड़ी बात है ये। ASTR Kelimela is a game changer in fighting against the cyber crimes designed to analyze, identify and eliminate fake forged mobile connections. It's a crucial step towards ensuring secure telecom environment. Netflix पे काफ़ी टाइम पहले एक सीरीज आई थी जामतारा, अगर आप लोगों ने देखी हो जामतारा, तो उससे ये पता चलता है कि एक सिम से कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, एक सिम नेटवर्क से, और एक पर्सन पे आप मल्टीपल सिम्स लेकर के कितने बहुत बड़े लेवल पे आप चीज़ें कर सकते हो कि आपके ऊपर वेब सीरीज बन जाए जामतारा नाम से। जामतारा इज़ अ प्लेस, है ना, उसमें ही है चीज़। तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे इसको, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, बट एग्जाम के बाद देखना। ASTR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन के लिए दूसरा अवार्ड, एंड फर्स्ट अवार्ड जो कि गूगल के साथ मिला ASTR प्रोजेक्ट के लिए। सेकेंड अवार्ड CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है, इनोवेशन इन सोशल गुड, ठीक है, सोसाइटी के गुड के लिए इन्होंने जो इनोवेशन किया CEIR, जो कि हेल्प करता है मोबाइल सिक्योरिटी बाय डिटेक्टिंग क्लोन IMEIs। IMEI नंबर क्या होता है? आपके किसी भी फ़ोन पे जब अगर आपके पास वो बैटरी निकालने वाला फ़ोन हो तो उसके पीछे ना IMEI नंबर लिखा होता है, ठीक है, दैट इज़ द सिक्योरिटी कोड, कि अगर आपको IMEI नंबर पता है तो आप पता कर सकते हो कि आपका फ़ोन कहाँ पर है या कहाँ ऑन हुआ, ये सब आप डिटेल पता कर सकते हो। तो इट इज़ अगेन वहाँ पे ट्रेस करके वो ब्लॉक कर सकता है फ़ोन्स को, स्टोलन फ़ोन्स को, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड अवार्ड इनोवेशन इन टेलीकॉम कैटेगरी फॉर इट्स क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये 3 अवार्ड्स मिले और तीनों अवार्ड C को जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग अवार्ड्स हैं ये, अगर आप देखो तो पहला क्या था, फेशियल रिकॉग्निशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड इज फोन रिलेटेड एंड थर्ड इज IMEI नंबर रिलेटेड। तो ये तीनों बहुत इंटरकनेक्टेड है और फ्यूचरिस्टिक है। अगर आप देखो तो ये इमीडिएट सॉल्यूशन देती हैं सब चीज़ें, ऐसा भी नहीं है कि 10 साल बाद 50 साल बाद पता लगेगा कि क्या है नहीं है, आज के आज ही सॉल्यूशन मिलेगा, अभी का भी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इनको पढ़िए। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच में 2 वीक मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन, जो कि राजस्थान के महाजन जगह पे हो रहा है। 5th एडिशन होगा, ये एनुअल होता है, ये याद रखिएगा, इट्स नॉट बाई एनुअल, इट्स एनुअल। अदर एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड जापान और मलाबार इज अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज में इंडिया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली क्वाड कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्वाड कंट्रीज बेसिकली 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। जिमिक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज, शिन्यू मैत्री इज अ एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो ये कुछ 4-5 एक्सरसाइजेज है इंडिया और जापान के बीच में, मलाबार, शिन्यू मैत्री, और इसमें आप देखोगे तो जिमिक्स, और देखोगे तो आपको अभी धर्मा गार्जियन। तो ये 4 एक्सरसाइजेज याद रखिए, मलाबार, जिमिक्स, शिन्यू मैत्री एंड धर्मा गार्जियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज G3। देखो G3 को जानने से पहले मेरा ये मन है कि आप एक बार WTO को जानो। अगर आपको WTO नहीं पता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, तब आप G3 के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओगे, अनलेस अदरवाइज आप नहीं गेस कर पाओगे कि G33 बना क्यों और क्यों आया। और WTO पहले था भी नहीं, पहले क्या था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगर आप देखो ध्यान से, ये देखो GATT 1947 में बना, WTO 1995 में बना आफ्टर द उरुग्वे राउंड्स। मल्टीपल राउंड्स हुए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उरुग्वे राउंड्स है। अब इसी उरुग्वे राउंड के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, जो कि एक बेटर वर्जन था GATT का। GATT उतना बेटर नहीं था, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और इसी के शॉर्ट कमिंग्स के बाद WTO बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसकी अभी करंट डायरेक्टर जनरल फर्स्ट फीमेल बनी है, अफ्रीकन भी है, नगोजी ओकोंजो-इवेला इज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। 1 मार्च 2021 को ऑफिस लिया था इन्होंने, 2025 में रिटायर करेंगी, फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये एक बेसिक बातें हैं WTO के बारे में, जो कि पहले WTO नहीं था। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसी ये पहले GATT था, उसके बाद WTO बना। दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट WTO इज अ बेटर वर्जन देन GATT इन वेरियस ऑफ इट्स प्रोविजंस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया, 1995 आफ्टर द उरुग्वे राउंड, एंड 1947 के बाद से आपको GATT रहा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। बेसिकली जो इसमें है क्या कि जितनी भी ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड करती हैं, तो एक कंट्री का ट्रेड दूसरे कंट्री के ट्रेड या प्रोडक्ट को हैम्पर ना करे, क्योंकि कंट्रीज़ जैसे मान लो कि एंटी डंपिंग जैसी चीज़ें होती हैं कि
चाइना मान लो कोई एंटी डंपिंग होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो, WTO इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। जैसे मान लो चाइना है, कोई सस्ता माल बनाता है, सस्ते माल में आप मान लो कोई खिलौना बनाता है, ठीक है। अब वो चाइना जो है खिलौना बनू के और जितना भी उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा के फाइनल प्रोडक्ट वो मार्केट में 100 रुपये का बेच रहा है, लेकिन उसका जो कॉस्टिंग आया है वो 60 रुपये का ही है, तो अभी भी 40 रुपये महंगा बेच रहा है, 40 रुपये सस्ता, मतलब प्रॉफिट में ही जा रहा है। तो 100 रुपये में वो चाइनीज़ टॉय मिल जाएगा, आप मार्केट में जाना आपको चाइनीज़ टॉय सस्ते मिलेंगे, तो 180 रुपये में वो बेच रहा है आराम से, और फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है 20-30 रुपये का पर टॉय पे। लेकिन वहीं पे इंडिजीनियस है, तो क्योंकि इंडिजीनियस महंगा हो जाता है, क्यों महंगा होता है, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजंस की टेक्नोलॉजी लैक होता है ना, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, प्लस जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल होता है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इन सब के कारण हम मान लो उसी चीज़ों को 130 में बेचते हैं, चाइना अब उस चीज़ को 60 में बना के बेच रहा है तो वो 80 में भी बेच सकता है ना। तो ये जो 20 रुपये का मार्जिन क्रिएट करके भी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट जो कि हम 120 में बेच रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, वो सस्ते में बेचेगा। अब अगर यही चीज़ वो ज़्यादा अमाउंट में करेगा, दिस इज कॉल्ड डंपिंग, पटक देना, ला करके डंप कर देना एक जगह। इसके अगेंस्ट जो रेगुलेशंस है डेट आर एंटी डंपिंग, ठीक है। तो WTO इसी को कंट्रोल करता है ताकि किसी कंट्री के ट्रेड को आप निगेटिवली इम्पैक्ट ना करें, उससे हम एंटी डंपिंग कहते हैं। ये काम है WTO का चेक करना, या फिर कोई कंट्री टैरिफ ना लगा दे, कोई गुड्स बाहर से अंदर आ रहा है, किसी और कंट्री से इंडिया में आ रहा है और आपने उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये तो जो मल्टीलैटरल ट्रेड है उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया आपने। सेम जो अभी जो बातें चल रही हैं वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर में भी WTO क्या बोलता है कि 3 तरीके के बॉक्स होते हैं, अंबर बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड देयर आर अदर बॉक्सेस ऑल्सो, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे आप सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, कुछ पे दे सकते हैं, कुछ पे आपकी मतलब मन के ऊपर है कि आप कितना देना नहीं देना, लेकिन कुछ पे आप लिमिटेशन है, कुछ पे आप बिल्कुल नहीं लगा सकते सब्सिडी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम अपने फूड को स्टॉकिंग क्यों नहीं कर सकते, फॉर द टाइम बिंग, की आगे जरूरत पड़ेगी तो हम तो फूड स्टॉक करेंगे ना। तो 30th मिनिस्ट्रियल मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई G33 कंट्रीज की, जिन्होंने कहा कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है फॉर स्टॉक होल्डिंग द फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम और एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। हमें चाहिए फूड सिक्योरिटी अपने पास, वी नीड फूड, है ना। तो वो फूड स्टॉकिंग कौन करेगा, यही कंट्रीज करती हैं जनरली, लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज तो नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है WTO का, एक टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं इसका एक जनरल काउंसिल है जिसका डेलीगेशन जेनेवा में है, हेडक्वार्टर जहाँ पे WTO का है। जनरल काउंसिल भी है जो कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह से भी काम करता है। उसके बाद देखिए गैट और उसके बाद G33, जो बेसिकली ये वही वो ग्रुप है कंट्रीज़ का, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ का, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जो बेसिकली इस चीज़ को चाह रहे हैं कि भाई फूड स्टॉकिंग होना चाहिए। इसमें 47 मेंबर स्टेट्स हैं और ये बना था बेसिकली, अगर आप देखो 2003 में कैनकून मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वेनेजुएला, कैनकून मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद ये बना, दोहा राउंड्स के बाद, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशंस के टाइम पे मैंने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल राउंड्स के बाद बना, उसमें से एक उरुग्वे राउंड्स था जो कि फाइनल राउंड्स था, बट उससे पहले दोहा राउंड हुए और दोहा राउंड में ही G33 बन के आया, स्पेशली इन रिगार्ड टू द एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली फूड स्टॉकिंग है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ग्रुप ने यही कहा कि एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल प्रोडक्ट्स एग्जेम्पशन which would allow developing countries to exempt certain products from tariff exemptions and also a special safeguard mechanism which would permit tariff increase in response to the import surges। ठीक है, ताकि हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे गुड्स को बचा सकें और उनको स्टॉक कर सकें, इसके लिए हमें कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस चाहिए और यही स्पेशल एग्जेम्पशंस ये मांग रहे हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स में, ताकि उनको स्टॉक कर सके फॉर द वर्स्ट टाइम। तो अब इस पे अब आगे क्या होता है ये देखने की जरूरत है, यही इंडिया का स्टैंड है। G33 आपको जो ये पता होना चाहिए कि 47 कंट्रीज का ग्रुप है। नेक्स्ट इज सुदर्शन सेतु ब्रिज, काफ़ी ब्यूटीफुल है, केबल सस्पेंशन है, देख रहे हो बहुत सारे तार लगे हुए हैं केबल। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप एक केबल सस्पेंशन यहाँ भी है, लेकिन वो बस है ही, है ना, वो चलते ही खत्म हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुदर्शन सेतु, जिसका नाम है ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है, ओखा और बेत के बीच में है, डेट्स ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। द्वारका कृष्ण भगवान की नगरी भी है ना, तो श्री कृष्ण की नगरी है, तो भागवत गीता के थीम पे भी है, इसमें बहुत सारे कृष्ण भगवान के अलग अलग जो वर्ड्स थे जो कहे गए थे गीता में वो भी मेंशन्ड है, तो ये अपने आप में आइकॉनिक बनाता है इस चीज़ों को। इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि ओखा मेनलैंड और बेत द्वारका आइलैंड इन गुजरात को कनेक्ट करता है। ये अरेबियन सी पे है। बेत सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है गुजरात का, याद रखना, दीव के बाद, ठीक है, दीव के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है। ये सी लिंक है, फर्स्ट इन गुजरात, टोटल लेंथ है 4772 मीटर, 900 मीटर का केबल सेक्शन है इसका।
सोलर पैनल्स भी लगे हैं जो कि कहीं ना कहीं फुटपाथ जनरेटिंग मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, 1 मेगावाट तक एनर्जी जनरेट करेगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। बेट द्वारका इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द गुजरात आफ्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव। अभी जस्ट बात की हम लोगों ने। ब्रिज कंस्ट्रक्ट, ये नेशनल हाईवे 51 का पार्ट बनेगा और सी कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र NH डिवीजन गुजरात रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसको टेक केयर करेगा। गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास पड़ेगा ये। अटल सेतु जो कि मंडोवी रिवर पे, वो अभी तक का सबसे बड़ा ब्रिज है, सी ब्रिज भी है कंट्री का वो। बट अगर केवल सस्पेंशन आए, केवल, ठीक है, केवल वाला केवल नहीं, केबल सस्पेंशन ब्रिज आए तो अरेबियन सी पे आपको जो ये हमारा सुदर्शन सेतु वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आए कि लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल सेतु कौन से रिवर पे, मंडोवी रिवर, गोवा की रिवर है मंडोवी रिवर, तो वो थोड़ा सा देखना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड इनकम टैक्स। कांग्रेस पार्टी ने एलिज किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप 65 करोड़ रुपया कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस एंड NSUI के अकाउंट से आपने ट्रांसफर करने की बात की है। जबकि अजय माकन जो कि कांग्रेस के ट्रेजरर हैं, उन्होंने कहा है कि देखो साहब 210 करोड़ का टैक्स डिमांड पेंडिंग है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पे, वो तो दे दो, 65 करोड़ हमसे ही ले रहे हो। और ये चीज देखना होगा कि इनकम टैक्स जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में एग्जम्पशन करती है इनकम टैक्स से। अब कौन कैसे कैसे एग्जम्पशन है वो देखना जरूरी है। बस पहली चीज ये है कि आप RP एक्ट 1951 में रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसका सेक्शन 13A इनकम टैक्स बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, द एबव आर एग्जेम्प्टेड। ये कब एग्जेम्प्टेड है, जब आप 20,000 से ज़्यादा का अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। 2,000 रुपये तक के अगर कैश में आप डोनेशन नहीं लोगे, 2,000 रुपये से ऊपर, उसका फिर ऑडिट भी होगा, IT रिटर्न्स फाइल करोगे, तब जाकर के आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। कुछ क्वेश्चन है आज के लिए। BVR सुब्रमण्यम इज द CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट थिंक टैंक? नीति आयोग। Which country's prime minister inaugurated this year's Raisina dialogue? Greece. The Barack Clinton Arafat summit in the US was one of the parties involved in which of the two? कौन थे दो, बताना। बराक क्लिंटन वाला। अभी अगर ये बता दोगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज दीज कंट्रीज आर इन न्यूज़। आज भी पेपर में था फर्स्ट पेज पे। PM Shri scheme is related to what? Schools. IGNCA is an autonomous body of which ministry? बताना। सो दीज आर द क्वेश्चंस, जिसको एक बार देखो। 2 क्वेश्चन ऐसे ताकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो थोड़ा सा आइडिया लगे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने भी बता दिया आपको। ये टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम में, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।